अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्रिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की जानिब से जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है और इसी के साथ साथ उसमें यह भी डिसाइड किया गया है कि तमाम तर पार्टीज़ के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर भी किया जाएगा और अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में जो लाहे अमल तय किया जाएगा वो भी बताया जाएगा। मजीद जहां पर बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से भी ग्रीन सिग्नल सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो लाजिमन शिरकत करेंगे। जब बात आ रही है मुल्की सालमियत के हवाले से तो हम लाजिमन इस APC में शिरकत करेंगे। मगर फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक शख्स को अडियाला जेल में बंद कर दिया जाए और उसके बाद आप उसे पार्टी में शिरकत की दावत भी दें, तो ये ऐसे ही मुमकिन हो सकता है कि आप उन्हें जेल से बाहर निकालें और APC में अपने साथ बिठाएं। मगर दूसरी तरफ पर खान साहब का ये मौक़िफ़ है कि वो ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ बैठ कर मुज़ाकरात किए जाएं, क्योंकि अगर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाएगा और अफ़गानिस्तान को अपने तावन में ना लिया गया तो ये सारे के सारे दहशतगर्द वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो आइंदा आने वाले दिनों में सिचुएशन क्या हो सकती है, अभी तक डेट का ऐलान नहीं किया गया। प्राइम मिनिस्टर अभी बहुत जल्द डेट का ऐलान भी करेंगे। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब, मोहम्मद उशाद अली साहब। अपने पैनल को खुशामदीद कहती हूँ। आज़म चौधरी साहब, सबसे पहले तो जो APC का इजलास बुलाया जा रहा है अभी तक उसकी डेट तो कंफर्म नहीं हुई है, मगर बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से ये जो आज एक ग्रीन सिग्नल सामने आया है, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि अगर बात मुल्की सालमियत की जा रही है तो मैं इसमें लाजिमन शिरकत करूँगा, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। पहले नाजरीन को ये बताएं APC का किसका आइडिया था? तो इस ने बार-बार इंडोर्स किया है इस बात को कि APC बुलाई जानी चाहिए। मैंने APC का अभी आइडिया नहीं दिया। जब PDM गवर्नमेंट बनी थी मैं सरकारी TV के ऊपर उस वक्त प्रोग्राम किया करता था। उस वक्त भी सियासी इंतशार, मईशत की बदहाली, ये सारे मसाइल उस वक्त भी ऐसे ही थे जी। मैं वहाँ पे बैठ कर सरकारी TV के ऊपर कहता था कि प्राइम मिनिस्टर साहब एक टाइम एक जगह अनाउंस कर दें APC के लिए, जो पार्टियाँ आएंगी अवाम को समझ आ जाएगी कि वो अवाम के लिए कोई इखलास रखती हैं, मुखलिस हैं। जो नहीं आएंगी वो भी एक्सपोज हो जाएंगी। तो ये उस वक्त भी ज़रूरत थी, ये आज भी ज़रूरत है। लेकिन आज की जो APC बुलाई गई है, लेकिन ये सिर्फ एक सिंगल पॉइंट एजेंडे पे बुलाई गई है जी। काश ये ओवरऑल APC बुला ली जाती। इसमें ना सिर्फ दहशतगर्दी, अज़्म इस्तेहकाम का मामला, बल्कि इसके अंदर सियासत और मईशत, ये दोनों, इनके ऊपर भी बहस होती। तमाम पार्टियां मिल बैठकर वहाँ पे इस पर डिबेट करती और इसका कोई हल निकालती। और ये मुल्क के अंदर जो इस वक्त बदहाली है, अफरा तफरी है, इंतशार है, महंगाई है, इस सब का मिल के बैठ के कोई वहाँ पे कोई ना कोई सलूशन निकाले जिसका लोगों को फ़ायदा पहुँचे। लेकिन ये APC बुलाई गई है सिर्फ अज़्म इस्तेहकाम पे। अच्छी बात है, चले, इससे मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का भी एक पॉजिटिव आगे से रिस्पॉन्स आया कि वो शामिल होंगी उनकी पार्टी। इससे आगे मैं समझता हूँ कि मज़ीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे शुरू हो सकता है, जिसमें सियासत भी है, मईशत भी है। ये एक अच्छा इनिशिएटिव होगा, लेकिन अभी भी वक्त है। अभी कोई ना डेट अनाउंस की गई है ना जगह अनाउंस की गई है। अभी भी वक्त है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कि वो इन तमाम इशूज़ को इसी APC के अंदर वो शामिल कर दें। वहाँ बैठे सारे लोग और वहाँ बैठकर तमाम मसाइल का कोई ना कोई हल निकालें। जब तक ये मिलके नहीं बैठेंगे, ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि मईशत, सियासत, हम किसी चीज़ का हल नहीं निकाल सकते। क्योंकि यही स्टेक होल्डर्स हैं और इन्हीं लोगों ने कोई ना कोई हल निकाल के कौम को इस बहरान से बाहर निकालना है। अब आ जाते हैं अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर। क्यों पेश आई अज़्म इस्तेहकाम पे APC की? बुनियादी वजह यह है कि माजी के अंदर हमने जितने ऑपरेशन किए, कहीं ना कहीं ना दनिस्ता हमसे कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं कि हमारे जो लोकल मकामी आबादी है वो मुतासर होती है। हमारे लोगों को घर छोड़ने पड़ते हैं, कारोबार छोड़ने पड़ते हैं। उधर एक तरफ दहशत गर्दों का खतरा होता है, दूसरी तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन की वजह से नकल मकानी करनी पड़ती है। उस वजह से लोगों को बड़े मसाइल दरपेश आते हैं और हुकूमत को भी आते हैं। ज़ाहिर अखराजात भी उस पर होते हैं। उन लोगों को कहीं बसाना है, उसका भी कोई इंतज़ाम करना है, उनके बच्चों की तालीम है, बेशुमार जो मसाइल होते हैं। अच्छा, उसके बाद ऑपरेशन के बाद उनको दोबारा ला के आबादकारी करनी है उनके घरों के अंदर। उनके घर तबाह हो चुके होते हैं, उनकी ज़मीनें, उनके कारोबार सब तबाह हो चुके होते हैं। वो बेचारे वापस जाके ज़ीरो से फिर शुरू करते हैं। इसके साथ साथ दहशतगर्द जो है उनके कुछ एजेंडे भी ऐसे हैं जो वो अप्लाई कर लेते हैं। उसमें हमारे अपने लोग भी कुछ शामिल होते हैं जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं। इसलिए ज़रूरी था कि तमाम स्टेक होल्डर्स एक दफ़ा इकट्ठे हों, इस पेज के ऊपर, इस नुक्ते के ऊपर मुत्फिक हों,
ताकि हम इस अज़्म के साथ इस्तेकाम की तरफ जाएं कि हम पूरी कौम इकट्ठी है। जब तक पूरी कौम पीछे ना खड़ी हो, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस या जंगें जो होती हैं वो कामयाब नहीं हो पाती हैं। उसकी वजह है कि कौम की पूरी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और यहाँ भी ज़रूरत है, क्योंकि ये दहशत गर्दी की वजह से हमारी मईशत भी तबाह हो रही है। दहशत गर्दी की वजह से पाकिस्तान भी बदनाम हो रहा है, और उल्टा पाकिस्तान के ऊपर जो दुश्मन है हमारे, वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान दहशत गर्दी पैदा करता है, जबकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुतासर है दहशत गर्दी का। और पिछले 20, 25, 30 साल से हम लोग जो भुगत रहे हैं, दुनिया के किसी मुल्क ने उतने नहीं भुगता। ना किसी ने इतनी शहादतें देखी होंगी, ना किसी ने इतने नुकसानात देखे हो जो पाकिस्तान ने देखे आज तक। आज़म साहब ने जैसे कहा है कि अगर हम चाहते हैं APC के हवाले से, तो यहाँ पर सिर्फ एक एजेंडा नहीं, यहाँ पे बाकी दीगर एजेंडे भी हो सकते थे। बानी तहरीक इंसाफ ने फौरी तौर पे ग्रीन सिग्नल दिया। उन्होंने कहा कि अगर बात मुल्की सालमियत और बका की है तो डेफिनेटली मैं इसको ज़रूर ज्वाइन करूँगा। फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अगर APC बुलानी है तो उसके लिए फिर उन्हें अडियाला जेल से बाहर बुलाना पड़ेगा, उन्हें बाकायदा वहाँ पर उसमें उसकी शमूलियत इख्तियार करवानी पड़ेगी कि वो आमने सामने बैठ के बात कर सकें और कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट कर सकें। तो आप ये समझते हैं कि क्या प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जिस APC की अभी डेट नहीं आई है, जगह का भी तयन नहीं किया गया, तो वहाँ पर बानी तहरीक इंसाफ को जेल से बाहर लाया जाएगा, या उनकी शिरकत किस तरीके से करवाई जाएगी APC में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जब ये इमरान खान साहब की इसमें शमूलियत की खबर आई जी, तो चलो सोचा कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे के बाद जो कोई बेहतर खबर सुनने को मिली है। जी बिल्कुल। अब इस पर्सपेक्टिव के साथ मैं बात करूंगा, क्योंकि ये इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन पैदा ना हो। मेरी बात का मकसद जो है वो हर सूरत में मैं इसको अप्रिशिएट करने के बाद अगली बात करूँगा। देखिए, फवाद चौधरी साहब खुद वकील हैं जी, और वो जानते हैं कि ये एक सियासी बयान तो हो सकता है, लेकिन ये इस तरह से इस पर अमल दरामद नहीं किया जा सकता जिस तरह वो चाहते हैं, क्योंकि वो खुद भी हुकूमत का हिस्सा रहे हैं, वो जानते हैं हुकूमत क्या होती है। उनको ये भी मालूम है कि लोग किस तरह से बाहर आते हैं, और जब बंदा जेल चला जाता है तो अदालत भी होती है और एक तरीक़ेकार होता है। ऐसे नहीं हो सकता कि फवाद चौधरी साहब की ख्वाहिश हो और वो पूरी कर दी जाए। हो सकता है बादशाहत में ऐसा मुमकिन हो, लेकिन फ़िलहाल हमारे पाकिस्तान में ऐसा मुमकिन नहीं है। वो उनके नुमाइंदे आएंगे जो शामिल होंगे। उन्होंने मेरा ख्याल है 3 रुकनी कमेटी की भी बात की है कि मैं 3 लोगों की जिम्मेदारी लगाऊंगा, वो करेंगे। एक बात। दूसरी बात, देखें, ये चौधरी साहब ने रेफ़र किया उस मुज़ाकरे की तरफ जिसकी अमूमन हम बात करते हैं, क्योंकि वो होना चाहिए सियासी जमातों के दरमियान, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम के लिए वो बहुत ज़रूरी है। और सियासी इस्तेहकाम होगा तो आपका मुआशी इस्तेहकाम जो है ना वो पैदा हो सकेगा। आप देखिए कि सरमायाकारी के बीच में जो रुकावट हमें आज भी नज़र आती है वो दहशत गर्दी भी है। IMF ने भी सियासी इस्तेहकाम पैदा करने का कहा। चीनी वज़ीर साहब यहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने भी यही कहा, और भी दीगर ममालिक जो हैं वो इसी किस्म की बात करते होंगे। ये जो गुफ्तगू है इससे किसी को इनकार नहीं है जी। लेकिन हुआ ये कि PDM की गवर्नमेंट की चौधरी साहब ने बात की, मुझे याद है उस वक्त उस ज़माने में भी एक APC का बाज़गश्त सुनाई देती रही, अगरचे कि हुकूमत की तरफ से कोई एक डेट पहले सामने आई, फिर एक लंबी खामोशी तारी हो गई, और फिर उसके बाद पता नहीं वो APC कहाँ गई। फिर एक दफ़ा कुछ थोड़ा सा उबाल आया और बात होनी शुरू हुई कि जी APC बुलाई जाएगी, लेकिन उसकी भी बात कोई बन ना सकी। मेरी यकीनन अगर ये मुमकिन हो तो पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो सब पाकिस्तानी हैं और सब ये समझते हैं, तमाम सियासी जमातें ये समझती हैं कि वो उसकी स्टेक होल्डर हैं, तो उनके बाकी मामलात पर भी बातचीत की जानी चाहिए। हो सकता है कि ये जो है ये फर्स्ट स्टेप साबित हो इन मुज़ाकरात का और आगे की तरफ बढ़ जाए जी। लेकिन इस सारे मामले के अंदर मैंने आपको बताया कि पहली खुशी मुझे ये हुई, लेकिन साथ ही मैंने कहीं ना कहीं मुझे एक डाउट ने भी आ घेरा कि ऐसा ना हो कि कहीं ये जो है ना बात इससे यू टर्न ले लिया जाए। अल्लाह करे ऐसा ना हो। ये आपको लगता है कि इमरान खान साहब इस बात से यू टर्न ले सकते हैं? वो जिस वक्त वो भूख हड़ताल की खबर मेरे सामने आई ना फौरन, तो उस वक्त मुझे फिर ये धचका लगा, धड़का तो नहीं कहना चाहिए, धड़का लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई बीच में मामला ऐसा आ जाए जिसकी वजह से नहीं। एक तरफ पे मुल्की सालमियत और बका की बात की जा रही है, दूसरी तरफ उनके अपने पर्सनल तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिन पर हम आगे बात भी करेंगे। लेकिन मैंने आपको बता रहा हूँ ना कि ये जब खबर, हम लोग तो इसी तरह ही तजिया अपनी सदियत में अपनी राय दे रहा हूँ, मैं कोई उसके फैक्चुअल उस पर नहीं। मैंने तो आपको बताया कि दिल में एक ख्याल आया, एक धड़का लगा कि यार ऐसा ना हो कि फिर कोई ऐसी बात हो जाए जिससे कोई मामलात खराब हो। मैं उम्मीद अभी भी यही कर रहा हूं कि ऐसा ना हो। लेकिन अब जो मामला है, देखिए
बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसकी टाइमिंग्स बड़ा मैटर कर रही हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि हमारे सामने शंघाई ताउन तंजीम का जो इजलास है उसकी आउटकम भी हम देख रहे हैं, जिसमें सारे आपके जो वस्ती एशियाई रियासतें थी उनके मामला देख रहे हैं। वहाँ अफगानिस्तान का इशू बड़ा अहम रहा है। प्राइम मिनिस्टर बड़ा ओपनली वहाँ पे बात की है, प्राइम मिनिस्टर ने अफगानिस्तान पे बात की है, डी-डॉलराइजेशन पे बात की उन्होंने। फिर जो दूसरा एक मामला मेन आया वो आया कि आपने दोहा में मुज़ाकरात की बात की। आप देख रहे हैं कि अफगानिस्तान जो है वो मुख्तलिफ उनसे बात कर रहा है, और अब हम APC की भी बात कर रहे हैं। सो इन सारों की टाइमिंग्स बड़ी अहम है, और इस टाइमिंग को सामने रखते हुए जो हमारे आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इसी तरह की गुफ्तगू जो है वो इसी से मुतल्लिक थी और इन्हीं चीज़ों का अहाता कर रही है। असल में ये सारा कुछ जो है ये घूम रहा है मईशत के गिर्द। एग्जैक्टली। अब चूंकि मईशत हमारे इस वक्त मामलात जो हैं उसके मईशत से चल रहे हैं, तो ये मईशत की तरफ आपका कदम है कि किसी तरह से आपकी मईशत जो है वो आपको अपने पाँव पे खड़ा होने की काबिल बन जाए, और आप ये जो जितनी भी हम तकालीफ बर्दाश्त कर रहे हैं इससे हम बाहर आ सकें। अब इसके अंदर तमाम लोगों को यकीनन रोल अदा करना चाहिए। हाँ, हो सकता है कि अगर मुमकिन है, मैं तो कहूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब को, ये जो चॉइस साहब बहुत जोर देते हैं ना कि डेट और टाइम भी आप अनाउंस कर दें, आप इसको लटकाए ना, क्योंकि मुझे धड़का जो मैं आपको बात कही थी वो सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान साहब की तरफ से लगा है, कुछ और तरफ से भी मुझे ये लगता है कि कहीं पे वो फिर एक APC की ऐलान करने के बाद फिर कोई वो ये ना हो कि वो बात उस पर बने ना हो जाए और ये। सो अभी डेट भी अनाउंस कर दें, जगह भी अनाउंस कर दें, ताकि वो अमली उसको अमली तरफ ले जाने की जो है ना वो अमली जामा पहनाया जा सके। ठीक हो। अच्छा, अगर अफगानिस्तान के हवाले से बात करते हैं, बानी तहरीक इंसाफ ने कुछ सजेशंस भी दी हैं, और अफगानिस्तान एक ऐसी सरजमीन है जहाँ पे ऑलरेडी प्रॉक्सी वॉर्स हो रही हैं और जिसका असर पाकिस्तान पे आ रहा है। वो जो ये बात कर रहे हैं कि जब तक अफगानिस्तान की हुकूमत से हमने बैठकर बातचीत ना की तब तक हमारा ऑपरेशन कामयाब नहीं हो सकता। आप समझते हैं कि अब तक की जो हमारी खारजा पॉलिसीज़ हैं या जिस तरह के अभी हमारे सफारती ताल्लुकात हैं उसमें ये तमाम तर चीज़ें किस हद तक मुमकिन है, और अगर हम इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं और वैसे अपना ऑपरेशन शुरू कर देते हैं तो क्या इसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? अच्छा जी, इस पे आने से पहले मैं APC के ऊपर थोड़ी सी बात और करूँगा। निशात साहब ने बड़ा अच्छा याद कराया कि वो PDM दौर की APC, PDM की दौर की APC वो पता नहीं किन नागज़ीर वजूहात की बिना पर वो नहीं की गई थी। उस वक्त वो वक्त की ज़रूरत थी। जी। निशात साहब ने जिन खदशात का इजहार किया है ना, मेरे भी कुछ खदशात हैं जी, प्लीज़, क्योंकि इमरान खान साहब ने हामी भर ली है APC में जाने की। बिल्कुल भरी। अब मुझे खदशा है कि हुकूमत फिर कहीं APC न भाग जाए, क्योंकि पहले भी हुकूमत APC से भाग गई थी। ठीक हो गया। उस वक्त उन्होंने वैसे उसमें हामी नहीं भरी। ठीक है, उस वक्त तो दावत भी ना अभी दी गई थी, अभी सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म ने इतनी बात की थी। उस वक्त इमरान खान साहब जेल में भी नहीं थे। अच्छा, एक तो ये है कि आपने अभी निशात साहब से जेल का पूछा कि जेल से क्यों नहीं आ सकता। मियाँ नवाज शरीफ साहब जेल में थे, मियाँ साहब को सर्विसेज हॉस्पिटल में ला के जब वो सऊदी अरब गए सारे मुज़ाकरात वहीं पे हुए थे। ठीक है, हो सकता है अगर स्टेट के लिए कुछ करना है फिर क्यों नहीं हो सकता। अगर एक शख्सियत को आपने सपोर्ट करना है, उसको आपने सजा याफ्ता होकर आपने इंग्लैंड भिजवाना है, वो आप भिजवा सकते हैं। तो स्टेट के लिए एक बंदे को आप बुला के क्यों नहीं उसके साथ करते। और कानून के अंदर ऐसी पैरोल की तमाम प्रोविजंस मौजूद हैं। जब किसी कैदी का कोई रिश्तेदार वफात पाता है उसको पैरोल पे लेके आते हैं, जब वो कोई और ऐसा मसला होता है उसको पैरोल पे लेके, बेशुमार ऐसी प्रोविजंस हैं कानून के अंदर। चौधरी की बात का मतलब कुछ और समझा था। मैं माजरत चाहता हूं, अगर आप पैरोल तक अच्छा आगे मैं समझा था शायद वो चाहते हैं कि वो सारे मामला नहीं, उन्होंने सारे मामला खत्म करने की बात ही नहीं की। आगे चलते हैं, मुझे शायद इस तरह आगे चलते हैं जी अफगानिस्तान की तरफ। देखिए, ये बात बहुत हद तक मैं खुद इसका हामी हूँ कि हमें लड़ाई की बजाय हमें बाकायदा बैठ के पहले चीज़ें उनके साथ तय करनी चाहिए। वो जो ख्वाजा आसफ साहब ने एक बयान दिया था कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर दाखिल होके उनको निशाना बनाएंगे, इस किस्म के बयानात जो हैं वो हमेशा नुकसान देते हैं। खारजा पॉलिसी ऐसे नहीं होती। खारजा पॉलिसी अब आप देखें ना कि तमाम तर ये सारा कुछ करने के बाद APC क्यों बुला रहे हैं? आप टेबल पे बैठ रहे हैं, आप गुफ्तगू करेंगे। तमाम मसाइल का हल अल्टीमेटली गुफ्तगू है। चाहे जंगें हों, जंगों के बाद दो ममालिक भी आपस में बैठ के गुफ्तगू करते हैं और उसके बाद मामला सीज़ फायर की तरफ जाते हैं। अफ़गानिस्तान तो हमारा दोस्त मुल्क है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत अभी कल बनाने में हमारा एक किरदार है। अफ़गानिस्तान की हुकूमत अगर हमारे साथ तावन नहीं कर रही तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम उस पर हमले कर दें और वो हमारे ऊपर हमले कर दें। अब दोहा के अंदर जो मुज़ाकरात हुए हैं बुनियादी तौर पर उसका यही था मेन एजेंडा कि दहशत गर्दी पर दोनों ने मिलकर किस तरह काबू डालना है, और उसमें अफ़गानिस्तान भी मुत्तफ़िक नज़र आया आपकी राय के साथ।
ये असल तरीका है कि आपने उनकी हुकूमत को अपने साथ खड़ा करना है, फिर मिलके आपने दहशतगर्दी की लड़ाई लड़नी है। अगर आप सिर्फ यही समझें कि हमने अफगानिस्तान को भी रोनते हुए ये लड़ाई लड़नी है, तो ये लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। आप सिर्फ अफगानिस्तान को मत देखें, आपकी सारी पख्तून बेल्ट वो अफगानिस्तान के साथ उतनी ही अटैच है जितनी पाकिस्तान के साथ अटैच है। उसकी वजह मैं एक मिसाल देता हूँ, तोरखम बॉर्डर पे आप खड़े होते हैं तो उस बॉर्डर के आधा ख़ानदान शनवारी उधर आबाद है, आधा शनवारी इधर आबाद है। उनकी कुछ इधर आबाद है, उनकी ज़मीनें उस साइड पे हैं, कुछ उधर आबाद है, उनके कारोबार इस साइड पे है। ये इस हद तक वो पश्तून जो है ना वो दोनों मुल्कों के साथ एंगेज्ड हैं। आप कैसे इसको लड़ाई में लेके जा सकते हैं? आपको अच्छे तरीके से उस मुल्क को साथ खड़ा करके मिल के दहशतगर्दों के साथ उसी तरह आपको करना पड़ेगा जैसे आप APC बुला कर तमाम स्टेक होल्डर्स को यहाँ पे इकट्ठा कर रहे हैं। समझे कि वो भी आपके साथ उतने ही स्टेक होल्डर है अफगानिस्तान वाले जितने आप स्टेक होल्डर हैं इस दहशतगर्दी में। हाँ, उसके अंदर जो अड्डे बने हुए हैं दहशतगर्दों के, जो पाकिस्तान का तकाजा है, जब आप अफगान हुकूमत के साथ बाकायदा सफारती अदाब के साथ बात करेंगे फिर वो बाउंड होंगे उन दहशतगर्दी के अड्डों को, उन कारखानों को बंद करने के जो आप तकाजा कर रहे हैं। जो TTP के लोग, BLA के लोग या बाकी जो वहाँ पे इस वक्त बैठे हैं जो पाकिस्तान में दरअंदाजी कर रहे हैं, आप उनको अगर साथ नहीं लेके चलेंगे, वो उनको सपोर्ट करेंगे, आप कामयाब नहीं हो पाएंगे इसमें। ठीक हो गया। निशात साहब, अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से, तो हमने ऑलरेडी देखा कि वहाँ पे इंडिया की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है और इसी के साथ साथ वहाँ पर दीगर ममालिक भी जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। चाइना भी इंटरेस्टेड है वहाँ पर, रशिया भी नज़र आ रहा है। प्रॉक्सी वॉर का असर पाकिस्तान पे बहुत रहा है और स्टिल अब तक हम उसको फेस भी कर रहे हैं। ये जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं कि जब तक हम उनके साथ आमने सामने बैठकर बात नहीं करेंगे तब तक यहाँ से भी कुछ ऐसी तंजीमें हैं जिनका खात्मा मुमकिन नहीं हो सकता या उन पर कंट्रोल मुमकिन नहीं हो सकता। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी या सफारती ताल्लुकात में कहाँ किन किन तब्दीलियों की ज़रूरत है? देखिए, पहली तो बात यह है कि बहुत सारी ना हमारे यहाँ मिसकंसेप्शंस पैदा हो जाती हैं। जिस तरह ये जो ऑपरेशन है अज़्म इस्तेहकाम की बात की जा रही है, इसके अंदर बहुत सारी मिसकंसेप्शन है जी। बावजूद इसके कि हुकूमत ने बहुत कैटेगोरिकली कहा कि ना ये रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब जैसा ऑपरेशन है, ना किसी किस्म की कोई डिस्प्लेसमेंट होने जा रही है। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है इसके मतलब ये एक तरह का स्वीपिंग, जिसे कहते हैं ना आप स्वीपिंग करते हैं किसी एरिया की या उसकी कॉम्बिंग करते हैं या उस तरह से करके जाएंगे। हाँ, पर्पस स्पेसिफिक करके वो किया जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ दहशतगर्दी सिर्फ वो वाली दहशतगर्दी नहीं है। इसमें आज कोर कमांडर्स ने डिजिटल दहशतगर्दी की बात की है। मैंने आपको जब बात जहां खत्म करने की कोशिश की थी ना, ये सारा कुछ है मईशत से जुड़ा हुआ। अब देखिए, पहले PDM की गवर्नमेंट में पता चला कि डॉलर का यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है, स्मगल हो रहा है। फिर आटे का मामला हमारे सामने आया, फिर उसका पता चला कि यहाँ से आउटफ्लो हो रहा है। इन्होंने क्या किया कि उस स्मगलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश की, उस आउटफ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश की, उस पेट्रोल स्मगलिंग को कंट्रोल करें। उससे हमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई। फिर हमें पता चला कि इसके अंदर बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं जो अफगान नेशनल हैं। फिर अब जो जितने भी गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे जो उस सारे माफियाज और उनके अंदर इन्वॉल्व हैं या ये जो आपकी अंडरवर्ल्ड होती है इसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, उन्होंने उसको ख़त्म करने की कोशिश शुरू की हुई है। अब बात यह है कि वो तमाम लोग जो इस तरह के किसी ऑपरेशन को जो दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हो, उसको जब आप रेजिस्ट करते हैं या उस पर पॉइंट पुट करते हैं, अगर उसकी कोई लॉजिक या बेस नहीं है तो वो अंडरस्टैंडेबल है, उसकी समझ नहीं गुजरती। दूसरी बात यह है कि ये एक अंडरस्टैंडिंग कहां से पैदा हो गई कि अफगानिस्तान के ऊपर कोई हमला हो जाएगा या अफगानिस्तान हम पर हमला करेगा। देखें, अफगानिस्तान को 2 साल से डोजियर दिए जा रहे हैं, उन्हें बार बार ये बताया जा रहा है। ये ख्वाजा आसफ साहब ने एक बयान दिया था, सेफ हेवन है, इनको खत्म करें। अफगान अबूरी हुकूमत जो है वो फॉर वेरी रीजंस, नॉट सम, वेरी रीजंस क्या है कि बेसिकली वो उन लोगों के खिलाफ जा नहीं सकते क्योंकि वो उनके जिन लोगों के खिलाफ जाने की हम बात कर रहे हैं उनकी वजह से वो हुकूमत में आए हैं। और आज जो ये जो लोग हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि इनका खात्मा किया जाए, वो कहते हैं जनाब आपकी हुकूमत हमने बनवाई, आप हमारा खात्मा करने चल पड़े हैं। सो अफगान जो बुरी हुकूमत है उसके बड़े मसाइल हैं। अब मैं जब यहाँ पे हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता। और हमने 2014 के बाद से होने वाले जितने भी ऑपरेशन है, बल्कि इससे भी अगर आप पीछे 2008 पे चले जाएं, हमने ये देखा था कि जब आपने दहशतगर्दों से मुज़ाकरात किए हैं, उनसे बातचीत की है, वो बेसिकली वो एक टाइम गेनिंग टैक्टिक होता है और उसके बाद वो फिर दोबारा नई कुव्वत के साथ अपने आप को रीगैदर करते हैं, रीग्रुप करते हैं।
ये बारहा पाकिस्तान इस एक्सपीरियंस से गुजरने के बाद ये फैसला किया गया था कि अब आप दहशतगर्दी हेड ऑन जाएंगे। उसके बाद हेड ऑन जाते रहे, फिर पॉलिसी में एक तब्दीली आई जिसकी वजह से हम फिर हम एक दफा यहां से दहशतगर्दी ऑलमोस्ट खत्म कर चुके थे, फिर हम उसका हिस्सा बनना शुरू हुए। अब मामला ये है कि देखिए ये जो बात कही जा रही है ना, ये कहा जा रहा है कि मईशत के रास्ते में या उसके जो भी चीज आड़े आ रही है उसको इस ऑपरेशन के जरिए खत्म किया जाएगा। इसका मतलब ये कहीं नहीं है कि यहाँ से हम कोई बम जो है कहीं और मारना शुरू कर देंगे या और ना ही ये वो ऑपरेशन है जिसके अंदर कोई मुकामी अफराद को प्रॉब्लम आएगी या वहां से डिस्प्लेसमेंट होगी, ना इस तरह की कुछ। ये साइंटिफिक बुनियादों पर एक सिस्टमैटिक वे के अंदर ये एक ऑपरेशन किया जाएगा और उन तमाम ताकतों को, माफियाज को, उन ग्रुप्स को खत्म करने की कोशिश की या उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाएगी जो इस आपकी मईशत के रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। सर वक्त मुख्तसर है तो ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूँगी अगर हम इसे कंक्लूड करना चाहें तो टीटीपी के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं, आप क्या समझते हैं कि उसमें हमें कोई रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है? ऑब्वियसली वो तो अभी भी रेजिस्टेंस हो रही है। आप देखें कि ऑपरेशन तो कभी भी नहीं रुका। जो दहशतगर्द है या दहशतगर्दी है उसको रोकने के लिए हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस तो हमेशा लगी रहती हैं और आप देखती नहीं आए दिन हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे अफसर शहीद हो रहे हैं, हमारी आम पब्लिक जो है वो शहीद हो रही है। तो दहशतगर्दी के खिलाफ एक ऑपरेशन जिसका कोई नाम तो नहीं कह सकते लेकिन बाकायदा कार्रवाइयाँ जो है वो चलती रहती हैं। और दूसरी बात यह जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अभी निशात साहब ने जो बात की है ना कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से, डिजिटल दहशतगर्दी बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है इसका मकसद जो नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि डिजिटल पे ऊपर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जितनी की जाए। अब देखें सोशल मीडिया है उसमें कुछ फैक्टर ऐसे हैं कि जो वाकई नुकसानदेह हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका कोई नुकसान नहीं है। वो अगर मुल्क के लिए कुछ लोग यहाँ पे अपने तौर पे उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म बनाए हैं, कोई जॉब या बिजनेस वो कर रहे हैं उसके ऊपर, तो उन्होंने अपने रोजगार बनाया, स्टेट तो सपोर्ट कर नहीं रही। तो अगर इस आड़ के अंदर ये सारा ही वो बह जाता है तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। आप कितना इत्तेफाक करते हैं क्योंकि सिक्स जनरेशन वॉर इसी का नाम है कि जो डिजिटल तरीके से ऑपरेट की जाती है। देखिए ये जो चौधरी साहब कह रहे हैं, क्या ज़रूरत है उन लोगों की जो हुकूमत, रियासत, मईशत और हमारे लिए मसला नहीं है, उनको छेड़ने की क्या ज़रूरत है? और क्यों छेड़ेगा कोई? अगर छेड़ना ही होता तो उनको पनपने या उनको बनाने या उनको उसकी मौका क्यों दिया जाता? ये बात नहीं है। ये एक अनड्यू किस्म का हंच है कि भाई आप कह रहे हैं कि जी इसकी आड़ में, हाँ आड़ में जब हो फिर हम इस पे उंगली उठाएंगे, हम पॉइंट आउट करेंगे, हम बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन हमें पहले से ये तय नहीं करना चाहिए, ये कंफ्यूजन नहीं फैलानी चाहिए कि जी ये इसमें सब रगड़े जाएंगे। अभी इस वक्त इसके जरिए बहुत सारा कुछ ऐसा हो रहा है जिसके एविडेंस मौजूद है और गवर्नमेंट अब ये एपीसी के जरिए उन स्टेक होल्डर्स को भी यही, अब जमीयत उलमा इस्लाम सबसे ज्यादा हिट हो रही है, ये अभी आपके सामने हुआ है। शॉर्ट है कि अभी हम लोगों ने ये काम स्टार्ट कर लिया है, गवर्नमेंट ने एक स्टेप ले लिया हुआ है और उसके बाद फर्दर बैलेंस किया जाएगा कि आखिर वो कौन कौन सी जगह हैं कि जहां से दुश्मन तंजीमों को सपोर्ट मिल रही है या किया जा रहा है। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद मजीद इश्यूज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के कुछ एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से। एक तरफ से उन्होंने एतराज़ात किए हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं उनके हर मुकदमे की बेंच के जो है ना वो हिस्सा होते हैं और उसकी समाअत कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना है कि पाकिस्तान में जो डिक्टेटरशिप का निज़ाम चल रहा है, पाकिस्तान इससे पहले हाइब्रिड था। अगर यही सिचुएशन इसी तरह से चलती रही तो बहुत जल्द अपने वकला के साथ मैं मिलकर मशवरा करने के बाद अपनी भूख हड़ताल का ऐलान भी कर दूंगा। फिरदौस शमीम नकवी साहब का ये कहना है कि अगर बानी तहरीक इंसाफ ने भूख हड़ताल का ऐलान किया तो पूरे मुल्क में एहतजाज भी होगा और PTI के लोग भी भूख हड़ताल करेंगे। मगर ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं कि लगता है कि इस वक्त मौसम तब्दील हो रहा है बानी तहरीक इंसाफ का। मजीद उनका ये कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं तो उनके लिए दरवाजे ओपन हैं, हमारी तरफ से भी ओपन हैं कि अगर वो चाहते हैं मुज़ाकरात किए जाएँ तो हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। आज़म चौधरी साहब बहुत डिटेल में बात की है, आज उन्होंने मीडिया के लोगों के साथ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई जिसमें उन्होंने बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र किया और मज़ीद उनका ये भी कहना था, पहला जो वो अपना तहफ़्फ़ुज़ का इजहार कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे हर मुकदमे की समाअत में जो है बेंच का हिस्सा जो है वो चीफ जस्टिस हैं, वो उनको लगता है कि शायद उनके मुकदमात को या उनकी होने वाली समाअत को मुतासिर कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे? देखें फ़ायज़ा, हर मुद्दई और हर मुद्दाला दोनों का कानूनी हक होता है, वो किसी भी जज पे या बेंच पे वो एतराज़ कर सकते हैं। और माजी में जो हमने देखा है जब किसी जज के ऊपर या किसी बेंच के ऊपर
अगर कोई एतराज़ करता था तो वहाँ पे ये कानूनी तौर पर नहीं, अखलाकी तौर पर जजेस उस बेंच से अलहदा हो जाते थे। जजेस या वो केस जो है ना उसको समात छोड़ देते थे और चीफ जस्टिस को भिजवा देते थे कि जनाब इसका केस कहीं और मुंतकिल कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर ये पहली दफ़ा एतराज़ नहीं है। काजी साहब पे बहुत देर से इमरान खान साहब एतराज़ कर रहे हैं, उनको बुकला भी एतराज़ कर रहे हैं। अभी परसों उनके वकील ने एतराज़ किया है इमरान खान साहब के, तो आज इमरान खान साहब ने खुद एतराज़ किया है। देखें, अगर वो समझते हैं कि उनके केसेस जो हैं वो किसी एक जज की वजह से वो उसमें बायसनेस नज़र आती है या कोई भी वो वजह समझते हैं, मेरा ख्याल है कि इसमें कोई ऐसी मजाके वाली बात नहीं है। माजी के अंदर बेशुमार केसेस हैं जो इसी वजह से जजेस ने दूसरे बेंच में मुंतकिल किए या बेंच से अलहदा हुए। अब ये तो हकीकत है कि काजी साहब हर बेंच का हिस्सा तो है ना। काजी साहब उनकी बात मानेंगे? हमारे ऊपर ना वो तौहीन अदालत लग जाए, लेकिन हर बेंच का हिस्सा तो है काजी साहब। तो काजी साहब उनकी बात मानेंगे? तो काजी साहब अगर माने ना माने ये उनका इस्तेहकाक है, लेकिन अगर मानेंगे तो बड़ापन होगा, नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं, ऐसे ही मामला चलता रहेगा। अब देखें, इमरान खान साहब को वहाँ पे जेल के अंदर जिस तरह की सूरत हाल वहाँ पे नज़र आई है, उनके लोग जाते हैं, उनको मुलाकातें नहीं करने दी जाती। दूसरी जानब उनके केसेस हैं वो इन कैमरा उनकी समात हो रही है, उनको किसी कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा। ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो है ना वो जिस तरह स्टेट ने या अदलिया ने जो उनके लिए वो मुख्तस की हैं वो उसी तरह कर रहे हैं। अगर वो बेंच के ऊपर एतराज़ कर रहे हैं तो ये उनका कानूनी इस्तेहकाक है। तो वो अब उन्होंने एक आर्टिकल का भी हवाला दिया है, आइन के आर्टिकल 25 का। अब मैं पढ़ा तो नहीं है, मुझे नहीं पता उस आर्टिकल की तशरीह क्या है। हाँ जी, उसमें कह रहे हैं कि समात के दौरान जो है ना पसंद और नापसंद का जो ये कॉन्सेप्ट है उसके हवाले से उन्होंने आइन के आर्टिकल का जिक्र किया। अब या तो वो ख़ास किसी जज का नाम लें कि जी मेरा केस फायजा बुखारी साहब से हटा के नुशाद साहब से लगा दें, ये तो नाजायज़ है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि फ़ायज़ा बुखारी साहब से मेरा केस उठा के किसी और को लगा दें, फ़ायज़ा साहबा से मुझे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो जायज़ है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इतने जजेस हैं, काजी साहब किसी और को बिठा दें बेंच के अंदर। और ये अब काजी साहब का और सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है, इसमें हम क्या कह सकते हैं? हमें तो ये भी खौफ आता है ना कि कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में हम ना आ जाएं, क्योंकि उनका पहले फैसल बावडा वाला केस का सारा गुस्सा मीडिया पे निकला है। काजी साहब ने मीडिया को खूब लताड़ा है, हालांकि मीडिया का कोई कसूर नहीं था। उन्होंने कल भी मीडिया की क्लास जो समात हुई है, हमारे लोगों ने जो वहाँ पे जो जुमलों का तबादला हुआ है, जो रिमार्क्स आए हैं, हमारे लोगों ने वही रिपोर्ट किए थे, कोई स्पेशल चीज़ नहीं रिपोर्ट की और सियाको सबाक से हट के भी कुछ नहीं रिपोर्ट किया, लेकिन गुस्सा फिर भी मीडिया पे निकलता है। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि हुकूमतें भी मीडिया पे गुस्सा निकाल रही हैं, हमारी जुडिशरी भी मीडिया पे गुस्सा निकाल रही है, तो ये मीडिया अब करे तो क्या करे? ये मीडिया को क्या वो लेके जा रहे हैं सिर्फ हैंड आउट मीडिया, सब अच्छा है, कोई चीज़ किसी चीज़ पे हम तनकीद ना करें। कहीं पे अगर हम तनकीद करते हैं तो तनकीद बराए इस्लाह ले लें उसको। हमें कौन सा सुप्रीम कोर्ट में जाके बैठना है या हमें कौन सा वज़ीर आला हाउस में जाके बैठना है? हमने तो यही काम करना है। हमारी तनकीद को तनकीद बराए इस्लाह लेके देखें, शायद आप लोगों का फ़ायदा हो जाए। वैसे आपने आज तक प्रोग्राम में जितने भी मशवरे दिए हैं वो माने गए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता उस तरफ आ जाते हैं आज़म साहब। अच्छा निशात साहब, एक तो ये बात आ जाती है कि ये जो जिस गुस्से का इजहार किया जा रहा है ना कि मीडिया पे गुस्सा निकल जाता है, कल ट्रिब्यूनल वाले जो केस की समाअत थी उस दौरान भी ये रिमार्क सामने आए थे कि जी मीडिया जो है उस पर हाईलाइट और हाइप क्रिएट की जाती है। आज जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार बानिया तहरीक इंसाफ कर रहे हैं वो चाह रहे हैं क्योंकि समाअत के दौरान उस बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, उन्होंने आइन के आर्टिकल 25 को भी उन्होंने इसमें मैंशन किया है। तो ये उनके तहफ़्फ़ुज़ात करना और उसके बाद आप समझते हैं कि मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज साहिब जो हैं वो उनके इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर देंगे या उनके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना जायज़ है या नहीं? नहीं, देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो कोई नहीं रोक सकता, ये तो हर बंदे का बुनियादी हक है, वो गलत करे या सही करे, लेकिन वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार तो कर सकता है। अब देखिए, मामला ये है, इस तहफ़्फ़ुज़ात के इस इजहार का मामला पहले भी सामने आया बेंच के उसके दौरान, जो तहरीक इंसाफ के वकील ने जब उठाया उसका जवाब चीफ जस्टिस ने वहाँ दे दिया था। और अब जो एक बड़ा फ़र्क हमें नज़र आ रहा है वो बात उन्होंने कही थी चीफ जस्टिस ने कि पहले तो एक शख्स जो है वो बैठकर सब कुछ कर लिया करता था, तो अब तो एक शख्स की बात है ही नहीं है, तो 3 जजेस हैं जो मिलकर तय करते हैं। ये दूसरी बात है बेंच के मुताबिक जो उन्होंने की। तीसरी बात ये है कि देखिए, तो ऐसा फरमाते हैं कि बहुत सारे बेशुमार केसेस ऐसे हैं जिनसे जजेस ने अपने आप को अलग कर लिया, तो बेशुमार वो भी हैं जिसके अंदर ये दरख्वास्त जो ये टर्न डाउन कर दी गई। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी ये टर्न डाउन की, मुख्तलिफ अदालतों में ये होती है।
आर्टिकल 25 का जहाँ तक मामला ना, जब आप आर्टिकल 25 को रिवोक करने की कोशिश करेंगे या आर्टिकल 25 का रेफरेंस देंगे तो फिर आप इसको साबित भी करना पड़ेगा कि ये वाकयातन हो रहा है, क्योंकि अदालत के अंदर फिर आप सिर्फ बातों से नहीं कर सकते। और कल चीफ जस्टिस ने भी ये बात कही थी कि आप जब बानी तहरीक इंसाफ पेश हुए थे अदालत के अंदर ऑनलाइन, तो उन्होंने इस किस्म के किसी तहफ़्फ़ुज़ का इजहार नहीं किया था। ये 2-4 दिन असल में होता ये है ना कि जब कहीं से सपोर्ट आती है, मदद आती है, तो फिर वो बंदा जो है वो उस तरह की कोशिश शुरू कर देता है। ये बात रऊफ हसन साहब ने भी कुछ इस तरह की बातें कही थी। ये मदद आती कहाँ से? हड़ताल की भी बात की थी। होती है ना, अब लॉबीज होती हैं, सारे मामलात होते हैं, कोई चीज़ें चल रही होती हैं, कहीं से मदद आ जाती है तो शेर हो जाता है बंदा, फिर जब पता लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ फिर थोड़ा सा पीछे हट जाता है या आगे बढ़ता है, जो भी करता है। ये एक स्ट्रेटजी है, सियासत है, उसके अंदर हर बंदे की, हर जमात की अपनी स्ट्रेटजी होती है। ख्वाजा आसिफ साहब वाली बात करें, जैसे उन्होंने कहा कि वो कभी नरम हो जाते हैं, कभी सख्त हो हर जाते सियासी हैं। जमात ये करती है, ये कोई एक तो करेगा नहीं, ये हर सियासी जमात जो इसी तरह ही करती है। अब इसमें ये होता है कि आपने देखना ये है कि आपने ये करना है कि क्या आपके इस पलटने झपटने के मामलात के अंदर आपको कोई फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, या उससे कोई रास्ता खुलेगा कि या नहीं खुलेगा। अब देखें, अब ये जब ये बात बानी तहरीक इंसाफ कर रहे थे तो वहीं पर उन्होंने ये भी कह दिया कि मैं हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करूंगा। वो चौधरी साहब जो कहते हैं कि भाई बाकी चीजें भी डाल लें तो वो उसके ऊपर मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब ख्वाजा आसिफ कहेंगे कि हम तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं हम तैयार नहीं हैं। तो सियासी मुज़ाकरात के लिए हम तैयार नहीं है, लेकिन ये इतना कम से कम जरूर बेहतर हुआ कि चलो एग्जैक्टली उन्होंने कहा कोई समझौता नहीं है, ये जो मामला है इसके अंदर वो तैयार है बात करने का, चलो इतनी बात शुरू हो, शायद उससे बर्फ पिघले और को मामलात आगे बढ़े। लेकिन जिस दूसरी बर्फ की आप बात कर रही हैं, जिसकी बात जो रास्ता खुलने की, वो शायद मुझे लगता है कि अभी जरा काफी मुश्किल काम है। ये इतनी आसानी से ये मामला तय नहीं होंगे, क्योंकि कुछ चीजें फंडामेंटली, कुछ जब शीशे में बाल आ जाता है ना तो वो इतनी आसानी से नहीं जाता। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका तय किया जाना जरूरी है कि उसके अंदर वो मामला किस तरह था। जब तक वो चीजें तय नहीं होंगी तब तक बात आगे बढ़ेगी नहीं। आजम साहब, एक तो खान साहब ने कहा है कि जी मुल्क में हाइब्रिड सिस्टम तो है ही नहीं, ये डिक्टेटरशिप का निज़ाम चल रहा है। दूसरी तरफ पे ख्वाजा आसिफ जी कह रहे हैं कि उन्होंने कहा पहले हाइब्रिड था, अब डिक्टेटरशिप, अथॉरिटेटिव। दूसरी तरफ पे ख्वाजा आसिफ जी कह रहे हैं कि जी शिबली फराज ने कहा है कि अगर यही सिचुएशन चलती रही तो मुल्क में खाना जंगी होगी, तो क्या ये 9 मई रिपीट करना चाहते हैं? अब ये 2 डिफरेंट स्टेटमेंट हैं, क्योंकि भूख हड़ताल के हवाले से भी अभी बानी तहरीक इंसाफ ने ऐलान करना है, तो ये भूख हड़ताल भी है, डिक्टेटरशिप भी है, और उसके बाद फिर खाना जंगी की बातें भी की जा रही हैं। तो ये पीछे का प्लान क्या है और भूख हड़ताल को किस तरह से? अच्छा जी, वैसे 9 मई का एक अफसोसनाक वाक़या है जी, बिल्कुल, नो डाउट, ठीक है। लेकिन हमारी कुछ सियासी जमातें वो चाहती हैं कि हर उनका मुखालफ जो है ना वो एक 9 मई करे और बार बार करे जी, ताकि उनके लिए आसानियाँ रहें। मुस्लिम लीग नून का टोटल सियासत का दारोमदार 9 मई पे है। टोटल 9 मई, जब भी इनको कोई भी बात कहे ना तो ये 9 मई है इनके पास। भाई 9 मई का तो मामला अदालतों में चल रहा है। अब 9 मई वाले जाने, अदालतें जाने। आप अपनी कारकर्दगी पे तो आए ना। आपने इस कौम के साथ क्या कर दिया है? आपने तो 9 मई से बड़ा डिजास्टर इस कौम के साथ कर दिया है, इस बजट के अंदर कर दिया है, और रोजाना बम मार रहे हैं। आप कहेंगे टॉपिक चेंज कर रहा है, आज फिर बिजली का बिल 3.5 रुपये बढ़ा दिया है। आज फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लगा के वो जो कल हम बिल की बात करें उसमें मजीद 3.5 रुपये का इजाफा कर दिया। तो हम कहाँ जाएंगे? ठीक है, ये इधर भी तो तवज्जो दे ना। इनको एक चीज नजर आती है, तवज्जो हटाने के लिए 9 मई नजर आ जाता है। भाई कौम के साथ जो रोजाना एक नया 9 मई कर रही है ये हुकूमत, उसका खात्मा कब होगा? कहाँ जाए हम लोग? ये कौम कहाँ जाए? ठीक है, कहीं किसी समंदर में छलांग लगा दे, सारा ये मुल्क डूब जाए, इनके लिए सारे डूब जाएं, ये बस चंद हुक्मरान रह जाएं, तो बस ये इनको यही अच्छा, यही चाहिए इनको। तो अगर हम नहीं रहेंगे तो कोई एक किसी एक बंदे ने, ये जो जुम्मेदार ये पार्लियामान के अंदर हुकूमत में बैठे हैं, किसी ने कहा कि अवाम के साथ ज्यादती हो रही है इस बजट के अंदर? किसी ने कहा कि आपने टैक्सों की भरमार करके, और बिजली का रोजाना कौन सा फार्मूला है कि आप रोजाना मल्टीप्लाई कर रहे हैं? किसी ने पूछा है इनको? कोई नहीं पूछता। जब वोट लेने के लिए जाएंगे, फिर लोग जब हिसाब मांगते हैं, फिर ये कहते हैं जी बदतमीजी की है लोगों ने हमारे साथ। क्या ये इस काबिल हैं कि इनको वोट दे के पार्लियामेंट में भेजा जाए, जिनको ये नहीं पता कि अवाम किन हालात से गुजर रही है, और ये वहाँ पे इनके लल्ले तलल्ले, इनकी आसाइशें नहीं खत्म हो रही, इनकी मराहत बढ़ती जा रही हैं। इधर भूख से बुरा हाल हो गया है, बच्चे भूख से मर रहे हैं, उधर उनकी मराहत बढ़ रही है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक कह रहे हैं। माजरत चाहता हूँ आपके असल सवाल नहीं सर, आप बिल्कुल भी आपने एग्जैक्टली फैक्ट्स पे बात की है, क्योंकि ये वो फैक्ट्स हैं जिससे हम डेली बेसिस पे मुतासिर हो रहे हैं। एक तरफ पे हम बात कर रहे हैं कि हमने पॉलिटिकल सिस्टम भी ठीक करना है, तो मईशत से तो हम ऑलरेडी अफेक्ट हो रहे हैं। जनाब वो कह रहे हैं भूख हड़ताल भी करनी है,
शिबली फराज साहब जो हैं वो खाना जंगी की बात कर रहे हैं, फिर दोस्त शमीम नकवी कह रहे हैं कि अगर भूख हड़ताल हुई तो पूरे मुल्क के अंदर जो है ना वो हड़ताल भी होगी और पीछे के कारकुनान भी जो हैं वो भूख हड़ताल की तरफ जाएंगे। चलो वो ये तो अब उनका मौक़िफ़ है जनाब, वो अगर भूख हड़ताल करना चाहते हैं या वो फ़र्ज़ कीजिए वो करना, वो उनके दो लोग जो हैं वो उसकी जैसे कह लें प्रमोट कर रहे हैं उसको कि वो ये कर देंगे और वो हो जाएगा और खाना जंगी हो जाएगी। असल में ये जो पॉइंट है ना, चौधरी साहब ने तो 9 मई से ज़्यादा बड़ा सानहा करार दे दिया है ये बजट को। यही वो अप्रोच है जिसका मसला बन रहा है जी। ये जो खाना जंगी करने वाले या कराने वाले जो कराना चाहते हैं या करना चाहते हैं, ये असल में एक सेट ऑफ माइंड है जिसकी वजह से ये सारे अब देखिए ना, बड़ी दिलचस्प बात है, बानी तहरीक इंसाफ ने आज तस्लीम कर लिया कि जो उनका दौर था वो हाइब्रिड था। अब जब तस्लीम कर लिया हाइब्रिड है तो वो वैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो चुका है। वो निज़ाम जो है उसके ऊपर अब आपके ऊपर वो यानी जो चीज़ जो जुर्म तस्लीम कर लिया जाए वो जुर्म है, क्योंकि जब आप मिलकर हाइब्रिड निज़ाम बनाते हैं और उसको तस्लीम कर लेते हैं तो आप उसके मुजरिम भी करार पाएंगे, और जब मुजरिम करार पाएंगे तो उनके ऊपर वो सारे मामलात उस तरह से ही वो लगने चाहिए जो मामलात होते हैं। अब मसला ये है कि अप्रोच क्या है, ठीक है ना। अप्रोच ये है, मैंने जब बात कर रहा था, मैंने ही 9 मई के, मैं सिर्फ एक 9 मई की बात नहीं करना चाहता था। 9 मई एक इंसिडेंट है, 9 मई के पीछे एक थॉट है। वो थॉट क्या है, उससे प्रॉब्लम है जिसको किसी को भी है। वो थॉट एक्चुअली मसला है कि हम डंडे के जोर पर लेंगे या हम हमला करके लेंगे या हम यही आपको केपी के सीएम केपीके के अंदर भी नजर आएगा। आज उसका नुकसान आपके सामने बता रहा हूं कि आज एक और जमात के लोगों ने, कारकुनों ने एक बिजली घर में दाखिल होकर स्विच ऑन करवाने की कोशिश की। ये वो थॉट इसका असल मसला बन चुका है इस मुआशरे के अंदर, इस मुल्क के अंदर, कि आप जोर जबरदस्ती के साथ जब चलेंगे, मामलात को इस तरह करेंगे तो या 9 मई वाक़या होगा या कोई दूसरे। शाह साहब, मैं आपकी इसी बात को थोड़ा सा, क्या हुकूमत हमसे डंडे के जोर पे पैसे नहीं ले रही इस वक्त? क्या हुकूमत डंडे के जोर पे हमें बिजली के बिल जो नाफिज कर रही है हम पे नहीं कर रही? क्या हुकूमत डंडे के जोर पे तनख्वाहदार तबके के 35% टैक्स नहीं लगा रही? नहीं, देखें बात सुने, ये कोई अब एक साइड को हम कहते हैं, दूसरी साइड पे तो हम भुगत रहे हैं, पूरी कौम भुगत रही है। कौम जवाब देगी उसका कि कौम ये उसको उनको जो किए का सजा जो देनी है उन्होंने देनी है। क्या आप समझते हैं, मैं तो आपको फंडामेंटली, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त कहां है उस सोच का, क्या आप समझते हैं कि इतनी सख्त रह जाएगी आप में और मुझ में कि हम जवाब देने की काबिल भी रह जाएंगे? मैं तो जाती तौर पे ये जो आप देखें, जो आपके वजीर तवानाई साहब ने कहा कि जनवरी में जाके बिजली सस्ती होगी, तो मेरे फौरन आह निकली कि यार कौन जीता है तेरी जुल्फ के साथ, पता नहीं हम बचेंगे नहीं बचेंगे। ये बात दुरुस्त है। जो बिजली का बिल आया शायद हम सबके भी बिजली के बिल उसी हिसाब से आएंगे। बिल पता नहीं वो क्या है, उसको छोड़े। कल भी हमने कोशिश की थी कि मैं उस पर बात ना करें। हम देखें, बात ये है कि मुझे भी इस चीज की फौरी तकलीफ, मेरे भी आ निकली है कि यार कौन जीता है तेरी जुल्फ के, पता नहीं जनवरी तक हम जिंदा भी हैं। ये बात दुरुस्त है। आपका बजट जो कुछ इस मुल्क के साथ जो मामलात हो रहे हैं, जो आम आदमी के साथ हो रहा है, उस पर कोई दो राय नहीं है। मैं खुद उसके ऊपर जितना बोलता हूं आपको पता है। रियासत का काम सिर्फ डंडा चलाना नहीं है, रियासत का काम साथ अपनी जो अवाम है उसकी सहूलत भी देना है। इसका हल वो नहीं है। अब मैं जिस माइंड की या जिस सेट ऑफ माइंड की बात कर रहा हूं, आप बिजली नहीं मिल रही, उस बिजली घर को अगर जला डालेंगे या उसको बंद करेंगे या उसके ऊपर प्रॉब्लम करेंगे या डंडे के जोर पर करने की कोशिश करेंगे तो आप मुल्क में एनार्की क्रिएट करेंगे। ये सोच नहीं होनी चाहिए। एनार्की तो हुकूमती इक़दामात की वजह से पैदा हो रही है इस वक्त। तब भी देखें मेरी बात को, मैं तो यही तो कह रहा हूं, इस थॉट का मसला बन गया हुआ है। ये नहीं होनी चाहिए। आप फिर जो आप कहते हैं, हम तो आपकी बात के पीछे चलते हैं कि मुज़ाकरात के साथ, बातचीत के साथ, हमने अपने मुंह पर थप्पड़ नहीं मारने, हमने अपनी खराबी खुद से पैदा नहीं करनी। मसले तो हैं, लेकिन मसलों का हल क्या जो है वो हुकूमती इंस्टॉलेशन चलाने में। फिर जो लोग जो मुजाहिरा करते थे, तोड़फोड़ करते थे, वो गलत, वो ठीक करते थे। हम उसकी तरवीज नहीं कर सकते, हम मना करते हैं कि ये ना करें, क्योंकि हम अपने मुल्क का नुकसान नहीं कर सकते। अब यहाँ पे एक तरफ तहफ़्फ़ुज़ात हैं बानिया तहरीक इंसाफ के, अब देखते हैं कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद मज़ीद इश्यूज़ को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ बात करते हैं बरतानिया में होने वाले इलेक्शन के हवाले से। 14 साल बाद वहाँ की लेबर पार्टी जो है वहाँ से उन्होंने इलेक्शन जीता है।
कि स्टारमर जो हैं वो नए वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आ रहे हैं। और अगर बात की जाए इनके कैरियर के हवाले से तो यहाँ पर जैसे ही वो सामने आए, जैसे ही वो जीते, उन्होंने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा हैं जिन्हें हमें हल भी करना है। प्रिंस चार्ल्स से उनकी मुलाकात भी हुई है। और दूसरी तरफ पर साबिक वज़ीर आज़म जो थे ऋषि सुनक, उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया है। उन्होंने कहा मैं अपनी पार्टी की सदारत भी छोड़ता हूँ और इस बात को भी कबूल करता हूँ कि हमसे शायद बहुत सी गलतियाँ और कोताहियाँ हुई हैं जिसका लोगों ने इजहार अपने वोट के ज़रिए किया है। तो मैं अपनी पार्टी की सदारत छोड़ने का ऐलान भी करता हूँ और नए आने वाले प्राइम मिनिस्टर को वेलकम भी करता हूँ। जनाब, अगर हम बात करते हैं आज़म साहब बरतानिया के इलेक्शन के हवाले से, तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लेबर पार्टी जिसने 14 साल बाद वहाँ पर इलेक्शन जीता है, इलेक्शन हारने में क्या वजूहात हो सकती हैं ऋषि सुनक साहब की? आज उन्होंने इस्तीफ़ा भी दिया, अपनी पार्टी की सदारत को भी छोड़ा है। क्या आप समझते हैं कि गज़ा और फ़लस्तीन का इशू जो है उसने इसमें बीच में मेन किरदार अदा किया? देखिए फ़ायदा, सबसे इसमें बहुत सारी चीज़ें, फैक्टर तो बहुत सारे हैं जी, लेकिन जो बुनियादी फैक्टर है वो गज़ा का है जी। जब गज़ा की लड़ाई, उसको उस वक्त हम ये देख रहे थे कि ये दुनिया में फैलेगी जी। वो लड़ाई उस तरह तो वो दुनिया में नहीं फैली, लेकिन उसके असरात पूरी दुनिया पे मुरतब हो रहे हैं। जिन जिन लोगों ने उस वक्त फ़लस्तीन के मुखालफ इज़राइल की हमायत की, जो जो हुक्मरान थे, आज देखें तमाम उनको उन मसाइल का सामना है। उसके जो नुकसानात हैं वो फेस करने पड़ रहे हैं। आप अमेरिका के अंदर देखें, वहाँ पे भी इसी किस्म के मसाइल है। जो बाइडन गवर्नमेंट है उसको शदीद किस्म की तनकीद का सामना है और दबाव भी है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने इजराइल की हमायत की। यहाँ पे भी यही था। एक तो ऋषि सुनक जो हिंदू थे वहाँ पे वज़ीर आज़म, एक तो हिंदू और उसका गठजोड़ आपस में यहूदी का, वो ढका छुपा नहीं है। दूसरा उसमें यह था कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है जो 14 साल से बरसरे इक़्तिदार थी, उस पार्टी का मौक़िफ़ बिल्कुल स्ट्रेट इजराइल के हक में था, जिसकी वजह से वहाँ पे सिर्फ मुसलमान नहीं, नॉन मुस्लिम भी इंसानियत की खातर उठे और उन्होंने वहाँ पे आवाज़ उठाई। सबसे ज़्यादा जो बुलंद आवाज़ उठी है वो बरतानिया में ही उठी थी। उसके बाद अमेरिका के अंदर वो आवाज़ें शुरू हुई थी। मिलियन मार्च वहाँ पे किया गया। अच्छा, उसके असरात ये आए हैं कि उस पार्टी जो 14 साल से बरसरे इक़्तिदार थी, आज उसका इतना बुरा हाल हुआ है। जिस तरह हम कल बात कर रहे थे कि वहाँ पे बुर्ज उठ सकते हैं, आज वहाँ पे बुर्ज उठे हैं। देखें उनकी टोटल सीटें कितनी हैं, 650। 650 में से जो जीतने वाली लेबर पार्टी है वो उसमें ले रही है तकरीबन 412 सीटें। एग्जैक्टली। अब 412 सीटें 650 में से एक पार्टी ले रही है जो 14 साल से हुकूमत से बाहर है। इससे बड़ा क्या अपसेट होगा। और जो जीती हुई पार्टी थी वो वहाँ पे 121 सीटें ले रही है टोटल। ये है उसका कॉन्सिक्वेंसेस कि आपने जो इंसानियत के ख़िलाफ़ वहाँ पे सपोर्ट किया इजराइल को, उसका आपने भुगतना पड़ा। इसके साथ साथ वहाँ की इकॉनमी भी एक बड़ा इशू था, क्योंकि वहाँ पे भी महंगाई बहुत ज़्यादा चली गई है। फिर ब्रेग्जिट एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जब ब्रेग्जिट का मुआहदा किया गया था, जब यूरोपियन को बरतानिया से निकाला गया था, उस वक़्त क्योंकि लेबर का इनको सबसे बड़ा मसला बरतानिया को लेबर का आता है, उन्हें एक बहुत बड़ी लेबर सपोर्ट मिलती थी ईस्टर्न यूरोप से। ईस्टर्न यूरोप के लोग आते थे, उन्हें किसी वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती, वो आके यहाँ पे काम करते थे और इन्हें वाफर मिकदार में वहाँ पे लेबर मिलती थी। और जब ब्रेग्जिट हुआ उसके बाद ईस्टर्न यूरोपियन सबको निकाल दिया गया, तो फिर इनके पास लेबर बहुत महंगी होगी, क्योंकि लीगल जो वहाँ पे लोग मौजूद हैं वो इतनी बड़ी तादाद में नहीं है कि वो लेबर दे सके। लीगल बगैर वर्क परमिट के सिर्फ ईस्टर्न यूरोपियन लोग थे जो अलाउड थे वहाँ पे लेबर के लिए। और उसके तमाम तर असरात इनकी इंडस्ट्री के ऊपर, इनके बिजनेस के, इनकी लेबर के, इनके ऊपर आए, कारोबार के ऊपर और मुईशत के ऊपर आए, और वो भी एक बहुत बड़ा इशू था। तीसरा, इनकी जो इमिग्रेशन पॉलिसी थी कंजर्वेटिव की, उसको लेके जितने इमिग्रेंट्स हैं वो हमेशा नाला रहे हैं, वो लेबर पार्टी को सपोर्ट करते हुए नजर आए, क्योंकि लेबर पार्टी ने हमेशा इमिग्रेंट्स के हवाले से सॉफ्ट पॉलिसीज़ बनाई, लेबर के हवाले से सॉफ्ट पॉलिसीज़ बनाई, जिसकी वजह से लोग लेबर पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। और यही 3-4 फैक्टर ऐसे हैं जिसकी वजह से आज ऋषि सुनक को ना सिर्फ इक़्तिदार से हाथ धोना पड़े, बल्कि अपनी पार्टी के ओहदा छोड़ना पड़ा। ठीक है। और उसके बाद फौरी तौर पर देखें कि जो शहजादा चार्ल्स हैं, उन्होंने जो लेबर पार्टी के जो जीते हैं वहाँ पे सर केयर स्टार्मर, उनको बुला के उन्हें हुकूमत बनाने की दावत भी दे दी है। अच्छा, सबसे अच्छी बात ये रही, सॉरी मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रही हूँ, कि देखिए
जो हारा है उसने अपनी हार को भी तस्लीम किया और उसने इस बात को अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करके दूसरे को वेलकम किया है। वो सही मानों में जमहूरी मुल्क है। Exactly. वहाँ पे जमहूरियत है जो हमें नजर आ रही है, जहाँ पर नहीं है प्रैक्टिकली। जनाब, ये जो इतनी बड़ी डिफीट हुई है आफ्टर 14 ईयर्स, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? और जिन मिसाइल की हम बात कर रहे हैं कि जैसे कह रहे हैं कि जी गज़ा और फ़लस्तीन एक ऐसा इशू है कि जिसमें प्रैक्टिकली मार्च वहीं से स्टार्ट हुई थी और ये फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज़ बढ़ती चली जा रही है। अभी नेक्स्ट फ्यूचर हमारे सामने अमेरिकन इलेक्शन भी है, तो वो इससे कितना मुतासर होगा? क्योंकि सदर जो बाइडन अपनी डिबेट, सदारती डिबेट ऑलरेडी हार चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप से। देखिए, वो जो बाइडन है, अगर तो वो अपने इलेक्शन से पहले जंग बंदी कराने में कामयाब हो गए और उस तरह के हालात उन्होंने बनाने की कोशिश की जिससे वो अपने वोटर्स का गुस्सा कम कर सके, तो फिर तो हो सकता है कि उनको कोई फायदा हो सके। अदरवाइज अगर यही हालात जो इस वक्त आज चल रहे हैं अगर ये हुए तो उनका हाल भी बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि कंजर्वेटिव पार्टी का हुआ है। देखिए, 2-3 इश्यूज का बता दिया। NHS भी एक इशू था जिसकी वजह से भी थोड़े से प्रॉब्लम थे, लेकिन ये बात बड़ी दुरुस्त है बिल्कुल। उसकी एक बड़ी, मैं आपको मेजर रीजन बता देता हूँ। वो लोग, वो आज़ाद अराकीन, लेबर पार्टी यूजुअली मुस्लिम जो है ना वो लेबर पार्टी के साथ रहे हैं, जी बिल्कुल, लेकिन जो लेबर पार्टी के मुस्लिम उम्मीदवार थे वो भी आज़ाद उम्मीदवारों के सामने हार गए, उन उम्मीदवारों के सामने हार गए जिन्होंने गजा की हिमायत की थी। और वहां पे बड़े जो नॉन पॉलिटिशियंस हैं, जो सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, वो भी हार गए, जिनको बुर्ज कहा जाता था। क्यों? इसलिए कि उन्होंने गजा की हिमायत में, वो जो वाले हैं उन्होंने गजा की हिमायत में आवाज उठाई थी और उनको फेस भी करना पड़ा। उन्होंने बहुत कुछ बर्दाश्त भी किया। उनको बड़ी, जैसे कह लें कि उनके ऊपर बड़ी दशनाम तराजी की गई, बड़ी उनके खिलाफ कंपेन चलाई गई। ये जो अब इलेक्शन हुए हैं, ये कहते हैं कि वहां की कंपेन में जो गलीज तरीन कंपेन के साथ ये इलेक्शन हुए। लेकिन इसके बावजूद देखें, जमहूरियत वाला मामला गया। मैंने आज मैं कोई ट्वीट पढ़ रहा था, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन उस बताने का मकसद जो होगा वो ये होगा, वो कह रहे कच्ची पेंसिल से निशान अगर किसी ने लगा दिया तो किसी को कोई परवाह नहीं है। उसका वोट जो है वो बैलेट बॉक्स में आया है, बैलेट बॉक्स अपनी उसी तरह, ना कोई धुंध आई, ना कोई और मसला हुआ, वो सीधा गया है अपनी जगह पे गया। नहीं, ऐसा कथा कलामी। एक हमारे वहाँ पे मुसलमान उम्मीदवार हैं, पाकिस्तानी हैं, उनका नाम उनका था, मेरे जहन में आता है, बता तो खालिद महमूद। अच्छा, उन्होंने वहाँ पे जब उनकी हार के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा जी कि अभी जो रिजल्ट आए हैं ये फॉर्म 45 के मुताबिक है, अभी फॉर्म 47 आने हैं। मतलब ये उन्होंने समझ रहे थे कि पाकिस्तानी इलेक्शन कमिश्नर की तरह वहाँ पर भी कोई शायद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद है। नहीं, ये इनका नाम है लॉर्ड आमर सरफराज। सही, लॉर्ड आमर सरफराज है, ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे। उन्होंने कहा जी कि ये अभी अवाम का गुस्सा है जो हम पे निकला, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि फॉर्म 45 का रिजल्ट आया, फॉर्म 47 अभी आने हैं। वो शायद इसी माइंडसेट के साथ बैठे हैं कि पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन यहाँ पे इलेक्शन करा रहा है और फॉर्म 47 के तहत हमें जिता देगा वो। अब वो जो बेसिकली आप देखिए जमहूरियत क्या होती है। अब उनमें से किसी ने कोई इस तरह का इल्जाम ऐसा चाहिए तो चलो ज़राए तफन्नुन एक बात है, लेकिन किसी ने किसी पे इल्जाम नहीं लगाया। और हारने वाले ऋषि सुनाक जो हैं उन्होंने शिकस्त तस्लीम की है, शिकस्त तस्लीम की है। पार्टी की सदर से मुस्ताफी हुए हैं चार्ल्स, जो किंग चार्ल्स हैं, उन्होंने उनको दावत दी और उन्होंने अब हुकूमत बनाने जा रहे हैं। अब उनके जो भी मसाइल होंगे, मसाइल तो वहाँ बहुत है लंदन के अंदर, वो तो ये नहीं था कि वहाँ पे जो इन्फ्लेशन का मसला नहीं है, ये इमिग्रेंट्स की बात कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ों की वहाँ पे उसकी फीस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी इमिग्रेंट्स की, ये सारे मसाइल होंगे। लेकिन जिस सियासी इस्तेहकाम का मामला जिसकी हम बात करते हैं कि वो जो है ना, जो भी उसके मामलात होंगे वो सामने हमारे इस हमसाया मुल्क के अंदर आप देख लीजिए कि एग्जिट पोल से कितना डिस्टर्बिंग इलेक्शन रिजल्ट्स आए। एग्जिट पोल में वो 400 पार वाली बातें जो है वो सारी हवा हो गई, लेकिन उसके बावजूद वहां किसी ने किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगा। और आप अपने मामलात को, जिसने हुकूमत बनानी, जिसका हक बनता था वो आएगा, हुकूमत बनाएगा और आगे चले जाएगा। इसी तरह जिन्होंने जो वोट दिया वो वोट उसी तरह ही बॉक्स से निकला और उसी तरह ही उसकी काउंटिंग हुई और वो जिसने जीतना था वो जीत गया, जिसने हारना था वो हार गया। ये वो जमहूरियत है जिसकी बारे में हम बात करते हैं, जिसके ऊपर हम रोते हैं कि ये इसी तरह से होना चाहिए और होगा, पाकिस्तान में भी कैसा जमहूरी निज़ाम होना चाहिए। सर लास्ट मिनट है तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि आप क्विक सा मुझे जवाब देंगे कि अगर हम इमिग्रेंट्स की पॉलिसी के हवाले से बात कर रहे हैं तो रिगार्डिंग पाकिस्तान जो है आप क्या समझते हैं कि कोई पॉलिसीज चेंज होंगी, लोग जो यहाँ से बाहर ट्रैवल करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? लेबर पार्टी की वैसे सॉफ्ट पॉलिसीज होती हैं इमिग्रेशन के हवाले से। दूसरी बात यह है, जिस तरह निशा ने बताया ना, पाकिस्तानी बहुत सारे हैं जो लेबर पार्टी के साथ मुंसलिक है,
लेबर पार्टी जब भी बरसरे इक़्तिदार रही है, पाकिस्तान के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से उनका सॉफ्ट कॉर्नर जरूर रहा है। हाँ या ना में जवाब देती जी यकीनन बेहतर होंगे, कम से कम कंजर्वेटिव से बहुत बेहतर होगी पॉलिसी। चलिए जी, प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। अपना फायजा बुखारी को मेरे मौजूद पैनल का अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।